वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पेनिसुलर प्लेटू फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्लास 9 ज्योग्राफी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेनिसुलर प्लेटू एंड देयर वेरियस लैंडफॉर्म्स, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेटू, features related to Central Highlands and Deccan Plateau, understanding of Western Ghat, Eastern Ghat, geographical extension of landforms related to Peninsular Plateau, understanding of Great Indian Desert, Thar Desert or Marusthali, and meaning of sand dunes. So let's start the डिस्कशन फर्स्ट। सो यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, एक हो रहा है पेनिसुलर, एक हो रहा है प्लेटू। इन दोनों टर्म का पहले मतलब समझिए। द लिटरल मीनिंग ऑफ पेनिसुला, अ पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर और थ्री साइडेड सराउंडेड बाय वाटर एंड वन साइड सराउंडेड बाय लैंड टर्म्ड एज पेनिसुला. But on the other hand, plateau means a plateau is a flat elevated landform that rises sharply above the surroundings area on at least one side. The peninsular plateau is a tableland. tableland को हम कई बार plateau भी कहते हैं. tableland composed of the rock, old crystalline, igneous and metamorphic rock. यहाँ पे एक टर्म आ रहा है क्रिस्टलिन. क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलिन का मतलब होता है कि एक ऐसा रॉक जिसमें क्रिस्टल, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, हम उसे क्रिस्टलिन रॉक कहते हैं. और ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जनरली पाए जाते हैं. इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the ओल्डेस्ट लैंडमास. प्रीवियस सेगमेंट में और प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि आज जितने भी डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं वो आज से हजारों लाखों साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में, एक यूनाइटेड फॉर्म में थे, जिसे हमने पेंगिया कहा. उसके बाद पेंगिया दो भागों में डिवाइडेड हो रहा है. नॉर्दर्न पार्ट वाज अंगारा लैंड और लॉरेशिया एंड द सदर्न पार्ट वाज गोंडवाना लैंड. और उसी गोंडवाना लैंड के फर्दर ड्रिफ्टिंग के कारण या उसके डिसइंटीग्रेशन के कारण ही पेनिसुलर प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ. तो पेनिसुलर प्लेटू में जितने भी रॉक्स हैं वो गोंडवाना लैंड से मिलते जुलते रॉक्स को दिखाते हैं. और मोस्ट ऑफ द रॉक्स का नेचर क्रिस्टलिन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के फॉर्म में हमें दिखता है. द प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स. आप सभी को पता है इंडिया के डिफरेंट फिजिकल डिवीजन, नॉर्दर्न माउंटेन्स, कोस्टल प्लेन, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, आइलैंड्स, पेनिसुलर प्लेटू में सबसे ओल्ड हमारा पेनिसुलर प्लेटू है. चूंकि इसमें अब किसी प्रकार का फर्दर अपलिफ्टमेंट नहीं देखा जाता है, इसलिए इसमें जितने भी हमें वैलीज दिखते हैं वो डीप वैलीज नहीं है, वो शैलो वाइडर वैलीज दिखते हैं. और हिल की बात करें तो उसके टॉप की बात करें वो हमें ज़्यादा स्टीप साइडेड ना दिखकर हमें राउंडेड हिल्स के फॉर्म में दिखते हैं. इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू के लैंडफॉर्म्स हैं वो एक मेच्योर लैंडफॉर्म्स को दिखाते हैं. बट ऑन द अदर हैंड अगर हिमालयन या नॉर्थ इंडियन माउंटेन्स के अगर हम लोग लैंडफॉर्म को देखें तो वो एक यंग लैंडफॉर्म्स को रिप्रेजेंट जनरली करते हैं. दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन. हम पेनिसुलर प्लेटू को दो मेजर कैटेगरी में, दो मेजर ब्रॉड डिवीजन में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट वन इज सेंट्रल हाईलैंड्स, एक को बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, एंड द सेकंड वन इज डेक्कन प्लेटू. तो यहां पे क्या देखा जा रहा है कि पेनिसुलर प्लेटू का दो मेजर डिवीजन देखा जा रहा है. फर्स्ट वन इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द सेकंड वन इज डेक्कन प्लेटू. द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू laying to the north of the Narmada river covering a major area of the Malwa plateau is known as the Central Highlands. In short अगर बोलें तो नर्मदा रिवर पेनिसुलर प्लेटू को दो मेजर कैटेगरी में कैटेगराइज करती है. द नॉर्दर्न पार्ट इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द सदर्न पार्ट इज डेक्कन प्लेटू. आप इसे इस इमेज से समझने की कोशिश करिए. इस इमेज में आपको बीच में नर्मदा और तापी रिवर दिख रहा है. नर्मदा के नॉर्थ को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, बट ऑन द अदर हैंड नर्मदा और तापी के साउथ को हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटू. आप इसे इस इमेज के द्वारा और बेटर तरीके से समझ सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे जो नॉर्थ में नर्मदा के, अगर आप नॉर्थ में देखें, नर्मदा के नॉर्थ में देखें तो हम इसे बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और नर्मदा के साउथ में देखें तो हम इसे बोलते हैं डेक्कन प्लेटू.
और इसी सेंट्रल हाईलैंड्स के अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे बच्चे, हम लोग करेंगे इसको डिटेल में, इसी सेंट्रल हाईलैंड्स के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिल अरावली हिल्स दिखता। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि पेनिनसुलर प्लेटू सबसे पुराना प्लेटू रीजन है, लेकिन अगर प्लेटू रीजन में सिर्फ पठार ही नहीं दिखता, हमें वहां पे हिल्स भी दिखते हैं, विंध्यन, सतपुड़ा, अरावली, उसमें सबसे ओल्डेस्ट हिल की बात करें, सबसे ओल्डेस्ट इंडिया का जो हिल है उसे हम लोग अरावली हिल्स कहते हैं। आगे देखिए, द विंध्यन रेंज, द विंध्यन रेंज, तो अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में डिस्कस करें। इसके बाद हम डेक्कन प्लेटू के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न। आप इस वीडियो को देखते हुए बच्चे, आप अपने एटलस को आप ओपन करके रखेंगे और जैसे जैसे हम लाइन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप एटलस को साथ साथ देखेंगे। हम वेरियस स्लाइड के द्वारा भी इस लाइन को और डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश तो करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग सेंट्रल हाईलैंड के बारे में क्या बताया कि नर्मदा के नॉर्थ के प्लेटू को हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, जिसमें मालवा प्लेटू, विंध्यन रेंज, ये इसके बाउंड्री एरिया में पड़ते हैं। द फर्दर westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of राजस्थान। इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान का जो सैंडी और जो रॉकी डेजर्ट है, बेशक हमने वहाँ पे एक अलग से इंडियन डेजर्ट के नाम से हमने उसे कवर किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात याद रखेंगे, इंडियन डेजर्ट उसी पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन है। कहने का मतलब क्या कि अगर आपसे कभी सवाल पूछ लिया जाए कि इंडियन डेजर्ट इंडिया के किस फिजियोग्राफिक डिवीजन का ही पार्ट है, योर आंसर विल बी पेनिनसुलर प्लेटू। The flow of the river draining this region, namely the Chambal, Sindh, Betwa, Ken, is from southwest to northeast, thus indicating the slope। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर अगर ये सारे रिवर्स चंबल, सिंध, केन, बेतवा अगर फ्लो कर रहे, दैट मीन्स सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप नॉर्थ की ओर है। किधर की ओर? अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप किधर की ओर है, नॉर्थ की ओर है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। अभी हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ा, अब आप इसे डिफरेंट स्लाइड्स के द्वारा आप इसे समझने की कोशिश करें। अभी हमने इस स्लाइड में अगर आप देखें तो इस स्लाइड में हमने क्या बताया कि नर्मदा के नॉर्थ को हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं और नर्मदा के साउथ को हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं। फर्स्ट थिंग, सेंट्रल हाईलैंड्स के नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री अरावली हिल्स बनाती है, जो इंडिया के सबसे पुराने हिल सिस्टम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इस इमेज को देखें, इस इमेज में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे इन डिटेल कवर किया है, आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवर नर्मदा ईस्ट टू वेस्ट की ओर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। एक सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, रिवर नर्मदा हम लोग ड्रेनेज के चैप्टर में पढ़ेंगे, रिवर नर्मदा इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो ईस्ट टू वेस्ट की ओर फ्लो कर रही है। इसी रिवर नर्मदा के नॉर्थ में आपको यहाँ पे विंध्यन रेंज दिख रहा है और ये विंध्यन रेंज ही इंडिया के सेंट्रल हाईलैंड्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हिल माना जाता है। और इसी विंध्यन रेंज के आप नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आप अरावली हिल्स को देख सकते हैं आप। अब देखिए, विंध्यन रेंज के नॉर्थ में कई सारे प्लेटू का हमें सीरीज दिखता है, जिसका एक्सटेंशन हमें वेस्ट से किधर की ओर दिखता है, ईस्ट की ओर हमें जनरली दिखता है। अगर सेंट्रल से शुरू करें, मालवा प्लेटू जो हमें एमपी के एरिया में दिखता है, बुंदेलखंड प्लेटू की बात करें, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएं, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू जो जनरली यूपी और एमपी के एडजॉइनिंग एरियाज में, बघेलखंड प्लेटू की बात करें जो जनरली छत्तीसगढ़ और यूपी के एरिया में देखा जाता है, और छोटा नागपुर प्लेटू की बात करें जो हमें जनरली वेस्ट बंगाल, झारखंड और ओडिशा के कुछ पार्ट में देखा जाता है। तो वेस्ट टू ईस्ट की ओर सेंट्रल हाईलैंड में प्लेटू रीजन का अगर आप एक्सटेंशन देखो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की ओर रिस्पेक्टिवली, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसी मालवा
मालवा प्लेटू में यहाँ पे आपको एक रिवर दिख रही है, रिवर चंबल, जो यमुना की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ना। तो अगर आप देख सकते हैं कि मालवा प्लेटू में यहीं पे बहुत सारे रिवर्स का नाम था, चंबल, केन, बेतवा, ये सभी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की ओर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मालवा प्लेटू को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रेनेज इज चंबल। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर छोटा नागपुर प्लेटू के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर रिवर और ड्रेनेज की बात करें, सो दिस इज रिवर दामोदर, जिसे हम कई बार सौरो ऑफ बंगाल, बंगाल का कई बार हम उसे शोक भी कहते हैं, ड्यू टू डिवेस्टिंग फ्लड। तो आप यहां पे सेंट्रल हाईलैंड के पूरे डिटेल को आप देख पा रहे हैं कि रिवर नर्मदा के नॉर्थ में हमने सेंट्रल हाईलैंड को कई छोटे छोटे भागों में बांटा है, जैसे विंध्यन रेंज है, अरावली हिल्स है, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, रिवर दामोदर रिवर दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, छोटा नागपुर प्लेटू का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, है ना, रिवर चंबल को आप देख रहे हैं मालवा प्लेटू। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे और भी हिल्स दिखते हैं। अगर हम इस डेक्कन प्लेटू की बात करें, इस डेक्कन प्लेटू के नॉर्दर्न फ्लैंक में भी हमें बहुत सारे हिल्स दिखते हैं। सबसे नॉर्थ में देखें तो हमें यहाँ पे विंध्यन, भारनेर, कैमूर ये तो दिखता है, लेकिन उसी के साउथ में सतपुड़ा, आप इसे अपने एटलस से चेक कर सकते हैं, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। तो इसी प्रकार से सेंट्रल हाईलैंड्स में प्लेटू के साथ साथ लाइक मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू के साथ हमें कई सारे हिल्स की सीरीज भी दिखती है, जैसे विंध्यन, भारनेर, कैमूर, इसी के साथ साथ उसके साउथ में सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। और ये सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, विंध्यन, भारनेर, कैमूर, दे ऑल हिल्स सिचुएटेड अलोंग द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द डेक्कन प्लेटू। या आप कुछ यूं बोल सकते हो कि ये सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू के बीच में हमें हिल्स का एक सीरीज जनरली देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन इज डेक्कन प्लेटू। द डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। तो रिवर नर्मदा के साउथ में अगर आप देखें जो प्लेटू जाना जाता है उसे हम लोग डेक्कन प्लेटू या दक्कन का पठार भी कहते हैं। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम ईस्टर्न एक्सटेंशन। अब देखिए फ्रॉम ईस्टर्न एक्सटेंशन। अब आप अपने मैप में देखेंगे कई बार सेंट्रल हाईलैंड्स को, अगर हम लोग इंडिया के मैप को कुछ इस तरीके से समझें, विंध्यन, भारनेर, देन कैमूर, सतपुड़ा, महादेव, देन मैकाल। तो आप इस तरीके से क्या क्या देख पा रहे हैं, विंध्यन, देन भारनेर, देन कैमूर, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। ये आपको वेस्ट से ईस्ट की ओर हिल्स का एक्सटेंशन आप देख सकते हैं। लोकेट दिज हिल्स द रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। आप देखिएगा डेक्कन प्लेटू में जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, अगर नर्मदा के साउथ की बात करें, इवन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, रिवर महानदी, इन सभी का आप फ्लोइंग देखिए वो वेस्ट से ईस्ट की ओर। इसका मतलब क्या है, डेक्कन प्लेटू की जो टिल्टिंग है, उसका जो इंक्लिनेशन है वो ईस्ट की ओर ज़्यादा है। कहने का मतलब वेस्टर्न पार्ट में डेक्कन प्लेटू की हाइट ज़्यादा है और ईस्टर्न पार्ट में डेक्कन प्लेटू की हाइट कम है। और उसी के अकॉर्डिंग इस प्लेटू में ड्रेनेज ने अपनी डायरेक्शन को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। एन एक्सटेंशन of the plateau is also visible in the northeast locally known as Meghalaya Plateau and Karbi Anglong Plateau. It is separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau. Three prominent hill ranges from the west to east are the Garo, Khasi and Jayantia hills. अब आप इस कंसेप्ट को बच्चे ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक ही लाइन में यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई है। इंडिया के इस फिजिकल फीचर के मैप को अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, तो यहाँ पे आपको हाइट इन मीटर्स यहाँ पे दिया गया है। जो सबसे डार्क कलर है वो अबव 1200 मीटर दिखा रहा है, देन 600 टू 12, 300 टू 600, देन 0 टू 300। अगर आप इसके इस पार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डार्क शेड ज़्यादा दिखेगा
और यहाँ आपको लाइट शेड ज़्यादा दिखेगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि प्लेटू का हमें इंक्लिनेशन देखें तो वो ईस्टवर्ड ज़्यादा दिखता। फर्स्ट थिंग, ये आपको पूरा पेनिनसुलर प्लेटू का एरिया दिख रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन यहाँ पे भी दिख रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, यहाँ पे हमें नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का जनरली एक्सटेंशन देखने के लिए मिलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं कौन सी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पेनिनसुलर प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू आज से हजारों लाखों साल पहले एक ही थे, लेकिन जैसे ही पेनिनसुलर प्लेटू का नॉर्दर्न की ओर धीरे धीरे करके ड्राफ्टिंग हुआ, उसी प्रकार से कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण और ड्यू टू बैलेंसिंग, है ना, जो पेनिनसुलर प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू के बीच वाला जो भाग था, पेनिनसुलर प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू का जो बीच वाला भाग था, वो किसी कारण से नीचे धंस गया और धंसने के कारण ही छोटा नागपुर प्लेटू अपने पेनिनसुलर प्लेटू से कंप्लीटली क्या हो गया, अलग हो गया। इसीलिए हम कई बार उस पार्ट को, जो अलग हुआ पार्ट है, हम उसे ही कई बार राजमहल गारो गैप कहते हैं। आप यहाँ पे राजमहल गारो गैप को देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेक्कन प्लेटू का एरिया देखिए बच्चे, ये पूरा डेक्कन प्लेटू का एरिया है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है यहाँ पे। लेकिन अगर इसे देखें तो इसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, मेघालय प्लेटू भी कई बार कहते हैं और कई बार हम इसे शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं। ये दोनों पहले एक साथ कभी ऐसे जुड़े हुए थे, लेकिन ड्रिफ्टिंग नॉर्थ के कारण और बैलेंसिंग फैक्टर के कारण इन दोनों के बीच का एरिया धंस गया, जिसे हम लोग राजमहल गारो गैप कहते हैं। और धंसने के कारण रिवर गंगा का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा साउथ की ओर चैनलाइज होकर रिवर गंगा इधर से होते हुए साउथ की ओर हुगली के फॉर्म में बहना शुरू करती है और उसकी मेन स्ट्रीमिंग यहीं पे नॉर्थ में बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात याद रखिएगा कि मेघालय प्लेटू शिलोंग या शिलोंग प्लेटू छोटा नागपुर प्लेटू का ही एक भाग और छोटा नागपुर प्लेटू सेंट्रल हाईलैंड्स का ही एक ईस्टर्न एक्सटेंशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि पेनिनसुलर प्लेटू का भाग है हमारा मेघालय प्लेटू, लेकिन मेघालय प्लेटू का सबसे क्लोज अगर इंटरेक्शन देखें किस प्लेटू एरिया के साथ है, तो यहीं पे आप झारखंड और वेस्ट बंगाल के एरिया में आपको यहां पे क्या दिखता है, छोटा नागपुर प्लेटू के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेघालय प्लेटू जिसे हम लोग कई बार शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं और इसे इसके शेप के कारण कई बार इसे रेक्टेंगुलर प्लेटू भी कहते हैं। अगर आप इसे देखें तो मेघालय प्लेटू में भी कई हिल्स दिखता है, वेस्ट टू ईस्ट की ओर रिस्पेक्टिवली गारो हिल्स, खासी एंड जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया ये बेसिकली मेघालय प्लेटू में या मेघालय में पाए जाने वाले ट्राइब्स है और इस माउंटेनियस और प्लेटू एरिया में इन ट्राइब्स के हैबिटेट के कारण ही हम इस हिल्स को ट्राइबल पीपल के नाम के आधार पे ही हम जनरली इन्हें जानते हैं यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को समझने के पहले आप इस इमेज को देखिए बच्चे। अगर मैं बोलूं ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटू के वेस्टर्न एज और पेनिनसुलर प्लेटू के ईस्टर्न एज में जो हिल क्लिफ लाइक जो स्ट्रक्चर देखा जाता है, हम उसे ही वेस्टर्न घाट अलोंग वेस्टर्न डायरेक्शन और ईस्टर्न घाट अलोंग ईस्टर्न डायरेक्शन कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह भी आता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या डिफरेंस है, वेस्टर्न घाट के फीचर्स को बताएं, ईस्टर्न घाट के फीचर्स को बताएं, वेस्टर्न घाट में कौन कौन से हिल्स आते हैं, ईस्टर्न घाट में कौन कौन से हिल्स हैं, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक का नाम है। तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द western and eastern edges of the Deccan Plateau respectively. Western Ghats lie parallel to the western coast और Eastern Ghat lies parallel to the ईस्टर्न कोस्ट। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि वेस्टर्न घाट अपने नेचर में एक कॉन्टिन्यूअस हिल रेंजेस को दिखाता है, ऑन द अदर हैंड ईस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, रिवर के द्वारा वह कई भागों में उसका इरोजन होने के कारण वो अपने नेचर में डिसकॉन्टिन्यूअस और डाइसेक्टेड ज़्यादा दिखता है। वेस्टर्न घाट में हमें बहुत सारे माउंटेन पासेस और गैप भी दिखता है, नॉर्थ टू साउथ रिस्पेक्टिवली। थाल घाट, इन सभी गैप के नाम जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है। थाल घाट, देन भोर घाट एंड फाइनली पाल घाट। ये तीनों गैप कहां पे पड़ते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू के वेस्टर्न फ्लैंक के अलोंग पाए जाने वाले वेस्टर्न घाट में। द वेस्टर्न घाट्स आर
हायर देन द ईस्टर्न घाट। ये दूसरा डिफरेंस है। वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूअस है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, वेस्टर्न घाट की हाइट ज्यादा है, ईस्टर्न घाट की हाइट कम है। देयर एवरेज एलिवेशन 900 to 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट। थर्ड, द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। ईस्टर्न घाट का एक्सटेंशन नॉर्थ में महानदी वैली इन ओडिशा से लेकर साउथ में तमिलनाडु केरला के एडजॉइनिंग एरियाज में नीलगिरी तक है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय मेजर रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, द बे ऑफ बंगाल। अब कई बार सवाल आता है कि अरब सागर के अलोंग कौन सा हिल दिखता है पेनिनसुलर प्लेटू का? आंसर विल बी वेस्टर्न घाट। बट ऑन द अदर हैंड बे ऑफ बंगाल के अलोंग कौन सा हिल दिखता है हमें पेनिनसुलर प्लेटू में? आंसर विल बी ईस्टर्न घाट। द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट। अब इस कंसेप्ट को आप ध्यान से पहले समझिए बच्चे। हमने इस इमेज में देखिए ध्यान से, हमने इस इमेज में हमने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, अब ईस्टर्न घाट को देख सकते हैं, इस पार्ट में ये डाइसेक्टेड है, यहीं पे हमें गोदावरी और यहाँ पे हमें कृष्णा के वैलीज दिखते हैं, यहाँ पे कृष्णा के डेल्टाइक एरिया दिखते हैं, तो यहाँ पे डाइसेक्ट कर दिया गया है। अगर नॉर्थ टू साउथ की ओर बात करें वेस्टर्न घाट में थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट, और वेस्टर्न घाट हमें कॉन्टिन्यूअस हाई हिली रेंजेस दिखता है। बट ऑन द अदर हैंड ईस्टर्न घाट हमें डिसकॉन्टिन्यूअस लो डाइसेक्टेड रेंजेस के फॉर्म में हमें ज्यादा दिखता है। इस ओरोग्राफिक रेन को ध्यान से समझिए बच्चे, ये बहुत ही, ओरोग्राफिक रेन का मतलब होता है पर्वतीय वर्षा और रिलीफ रेन। आपको पता है वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में अरेबियन सी है, अरेबियन सी है। जैसे ही अरेबियन सी से ये जनरली हम लोग यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून में डिटेल में, ये क्लाइमेट के चैप्टर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि अरेबियन सी से जो भी मॉइस्चर लैडन विंड्स, जो भी मॉइस्चर से लदी हुई विंड आती है, वह जैसे ही वो इंडिया में क्रॉस करना चाहती है, ये इंडिया में एंटर करना चाहती है, उसके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर के फॉर्म में हमारा वेस्टर्न घाट खड़ा दिखता है। यहाँ पे जैसे ही वो वेस्टर्न घाट को क्रॉस करना चाहती है, वेस्टर्न घाट के माउंटेनियस स्लोप के अलोंग वो धीरे धीरे करके राइज करती है। और आपको पता है बच्चे, जैसे जैसे हम लोग धरती से ऊपर की ओर जाते हैं, टेम्परेचर ग्रेजुअली कम होता जाता है, और धीरे धीरे करके ऊपर राइज करने के कारण जो भी आप वाटर वेपर है वो धीरे धीरे करके कंडेंसेशन होता जाता है या कंडेंस होते जाते हैं, और कंडेंस होने के कारण वो क्लाउड के फॉर्म में फॉर्म होते जाते हैं, और धीरे धीरे करके उसी क्लाउड से कंडेंसेशन या रेनफॉल या प्रिसिपिटेशन जिस स्लोप पे शुरू होता है, जो किसी भी विंड का सबसे पहले फ्रंट फेसिंग फेस होता है, हम उसे ही विंडवार्ड स्लोप का साइड का मतलब क्या होता है? जहां पे सबसे पहले विंड माउंटेन के जिस स्लोप या जिस फेस से वो फेस टू फेस होती है या टकराती है, और वहीं पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। और जब वो धीरे धीरे करके ऊपर उठती है तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल बढ़ता जाता है, क्योंकि कंडेंसेशन का रेट बढ़ता जाता है। और जब बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाती है, ठंडी होने के बाद ये माउंटेनियस स्लोप के अलोंग उसके दूसरे डायरेक्शन में धीरे धीरे करके सबसाइड, धीरे धीरे करके वो नीचे बैठते जाती है। क्योंकि आपको पता है जब विंड नीचे से ऊपर जाती है तो वो ठंडी होती है, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आती है तो वो गर्म हो जाती है। और यही कारण है कि अनदर स्लोप जिसे हम लोग लीवार्ड साइड का मतलब क्या हुआ? एक वैसा स्लोप जिधर विंड धीरे धीरे करके सबसाइड करती है, नीचे बैठती है, और वहां पे उतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है जितनी बारिश विंडवार्ड साइड में और विंड के या माउंटेन के सबसे पहले फ्रंट फेसिंग साइड में होती है। इस कारण से लीवार्ड साइड में जितनी बारिश होती है ना, वो बारिश बहुत ही कम एज कंपेयर टू विंडवार्ड साइड। इसलिए हम इस लीवार्ड साइड को कई बार रेन शेडो जोन का मतलब क्या होता है कि विंडवार्ड साइड में इफ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज 400 सेंटीमीटर, सो इन द लीवार्ड साइड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज टू मच स्कैंटी लाइक 100 सेंटीमीटर अराउंड। एक छोटा सा एग्जांपल अगर वेस्टर्न घाट का लें तो जैसे मुंबई इस वेस्टवार्ड या इस विंडवार्ड, नॉट वेस्टवार्ड सॉरी, इस विंडवार्ड साइड में पड़ता है, जहां पे बहुत ज्यादा एनॉर्मस रेन या एम्पल रेन होता है। लेकिन अगर पुणे की बात करें, पुणे लीवार्ड साइड में पड़ने के कारण कभी पुणे वगैरह कभी जाइए तो वहां पे उतनी ज्यादा बारिश एज कंपेयर टू मुंबई नहीं होती। इसलिए
पुणे लीवार्ड साइड में सिचुएटेड है, बट ऑन द अदर हैंड अगर मुंबई की बात करें वो विंडवार्ड है। तो ये विंडवार्ड साइड और लीवार्ड साइड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरोग्राफिक रेन हियर रिलेटेड विद वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट के अदर डिफरेंसेस में देखें, द वेस्टर्न घाट आर नोन बाय डिफरेंट The western ghats are known by different local names. The height of the western ghat progressively increases from north to south. western घाट की हाइट नॉर्थ से साउथ की ओर धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वहीं पे साउथ में इसकी सबसे हाईएस्ट पिक अलोंग अन्नामलाई रेंज क्या दिखता है, अनाई मुदी। क्या दिखता है, अनाई मुदी। तो वेस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पिक है उसका नाम है अनाई मुदी। लेकिन अगर ये सवाल पूछ ले कि अनाई मुदी किस हिल में है, आंसर विल बी अन्नामलाई। अन्नामलाई वेस्टर्न घाट का ही लोकल नेम जनरली यहां पे आप बोल सकते हैं केरला में है। एंड द दोदा बेटा एंड दोदा बेटा अगर आप देखें तो ये भी हमें वेस्टर्न घाट का वन ऑफ द हाईएस्ट आप पीक आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट क्या है, अनाई मुदी। अगर महेंद्रगिरी की बात करें तो महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक जनरली देखा जाता है। इसकी हाइट 1501 मीटर आप महेंद्रगिरी का देख सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप अनाईमुदी का देखें तो 2695 मीटर, लगभग बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो। शेवराई हिल्स, जावदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। आप एटलस में शेवराई, जावदी, नालकोंडा, पालकोंडा, दे ऑल आर द डाइसेक्टेड हिल्स अलोंग ईस्टर्न घाट। आप इसे अपने एटलस में देखें और अपने मैप में इसे लोकेट करने की कोशिश करें। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन की बात करें, आप लोगों ने नाम सुना होगा ऊटी, जिसे कई बार उडगमंडलम भी कहते हैं, है ना, और कोडाई कनाल, दे ऑल आर द फेमस हिली रिजॉर्ट अलोंग वेस्टर्न घाट्स। अब आप इसे और बेहतर तरीके से यहां पे समझने की कोशिश करिए। इस स्लाइड में हमने कुछ बातें बताई है, जैसे कि यहां पे वेस्टर्न घाट को आप देख सक रहे हैं और यहां पे आपको ईस्टर्न घाट दिख रहा है, लेकिन वहीं पे एक नाम आया था नीलगिरी। एक सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, नीलगिरी वेस्टर्न घाट को ही तमिलनाडु और केरला के एडजॉइनिंग एरियाज में कहते हैं, लेकिन वहीं अगर वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री। क्या बोलते हैं, सह्याद्री। पालनी की बात करें, अन्नामलाई की बात करें, वो कहां पे बोलते हैं, वो केरला में, तमिलनाडु के एरिया में कहते हैं। नीलगिरी कहां पे बोलते हैं, तमिलनाडु और केरला में। अगर बात करें अन्नामलाई कहां पे बोलते हैं, केरला में। पालनी हिल्स कहां पे बोलते हैं, केरला में। लेकिन महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, सह्याद्री। अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों आपस में कहां पे मिलते हैं, आंसर याद रखिएगा बच्चे, नीलगिरी हिल्स में ही वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का हमें कॉन्फ्लुएंस देखा जाता है। और नीलगिरी एक नॉट है। नॉट का मतलब याद रखिएगा बच्चे, वो एक गांठ है। जब दोनों हिल्स वहां पे आके मिलते हैं, इस कारण से उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई। और वहीं पे नीलगिरी हिल्स के पास एक आपको माउंटेन पीक हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, दोदा बेटा, और उसी दोदा बेटा के पास ही वन ऑफ द फेमस हिली रिजॉर्ट ऑफ साउथ इंडिया क्या दिखता है, ऊटी आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा स्लाइड में हमने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच के डिफरेंसेस को किया है। आप इस स्लाइड से इसे समझने की कोशिश करें। ईस्टर्न घाट में और वेस्टर्न घाट में क्या डिफरेंस है, नेचर अ चेन ऑफ हिल्स फ्रॉम महानदी रिवर इन द नॉर्थ टू वेगाई रिवर इन द साउथ। डायरेक्शन देखें तो ये ईस्ट कोस्टल प्लेन और क्या बोल सकते हैं, ये पेनिसुलर प्लेटू की ईस्टर्न फ्लैंक के अलोंग दिखता है। ठीक है, इसे कई छोटे छोटे भागों में डिसकंटिन्यूअस है ये, एंड एवरेज अगर इसकी विड्थ देखें तो 100 to 200 किलोमीटर। बट ऑन द अदर हैंड अगर वेस्टर्न घाट को देखें तो वेस्टर्न घाट जनरली अ चेन ऑफ हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम ताप्ती रिवर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। डायरेक्शन दे रन पैरेलल टू द वेस्ट कोस्टल प्लेन इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फिजिकल डिवीजन कॉन्टिन्यूअस वेयर दे आर क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली, है ना। कहने का मतलब क्या कि वेस्टर्न घाट आपको ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में रेगुलर कॉन्टिन्यूअस ज्यादा दिखेगा, कुछ स्पेशल पासेस के द्वारा, लाइक थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। एक और इंपॉर्टेंट पास याद रखिएगा पाल घाट के साउथ में सेनकोटा, उसके द्वारा हम उसे क्रॉस कर सकते हैं। एवरेज विड्थ देखें तो 50 to 80 किलोमीटर आपको दिखता है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप इसे देखें, अगर एवरेज एलिवेशन देखें ईस्टर्न घाट का तो 600 मीटर अबव सी लेवल, लेकिन अगर वेस्टर्न घाट का देखें तो 900 से 1100 मीटर हमें जनरली दिखता है।
सोर्स ऑफ द रिवर राइजिंग ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। लेकिन अगर यहां पे देखें तो लार्ज रिवर कहां पे फ्लो कर रही है जनरली? अरेबियन सी में। अगर ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पिक को अगर आप देखें बच्चे, वो है महेंद्रगिरी। वेस्टर्न घाट का देखें अनाईमुदी जो अन्नामलाई में है। बायोडाइवर्सिटी के मामले में ईस्टर्न घाट उतना रिच नहीं है क्योंकि वहां पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज नॉट टू मच हाई, बट एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज टू मच हाई अलोंग वेस्टर्न घाट। सो वेस्टर्न घाट हमें बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रिच दिखता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, वो हमें वेस्टर्न घाट के अलोंग ज्यादा डेवलप्ड दिखते हैं। अगर ईस्टर्न घाट के डिफरेंट नेम्स की बात करें, पालकोंडा, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में, माडुगोला कोंडा मलया रेंज ओडिशा में, जावदी, शेवराई ये तमिलनाडु में दिखते हैं। लेकिन अगर वेस्टर्न घाट के अलग अलग नाम की बात करें, नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, सह्याद्री इन महाराष्ट्र, कार्डमम, देखिए कार्डमम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे इलायची की खेती, इलायची का प्लांटेशन बहुत ज्यादा होने के कारण भी, तो कार्डमम भी हम उसे केरला में कहते हैं, नीलगिरी भी तमिलनाडु केरला में कई बार कहते हैं। एंड लास्टली अन्नामलाई हिल्स इन तमिलनाडु एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ Kerala. Next one of the distinct feature of the peninsular plateau इज द ब्लैक सॉयल एरिया। जो डेक्कन प्लेटू का एरिया है वहां पे हमें जनरली बेसाल्टिक रॉक मिलता है। बेसाल्टिक रॉक का मतलब क्या होता है? आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले वहां पे वॉल्केनिक इरेप्शन के कारण वहां पे बेसाल्टिक लावा का वहां पे डिपोजिशन हुआ और धीरे धीरे करके बेसाल्टिक रॉक के डिकम्पोजिशन के कारण, उसके वेदरिंग के कारण जिस प्रकार का सॉयल का वहां पे फॉर्मेशन हुआ, हम उसे ही ब्लैक सॉयल या कई बार हम उसे रेगुर सॉयल, क्योंकि हम उसे तेलुगु भाषा में रेगड्डा कहते हैं। रेगड्डा का मतलब ही रेगुर होता है। एंड वर्ल्ड फेमस सॉयल फॉर कॉटन एग्रीकल्चर आर नोन एज डेक्कन ट्रैप। अब देखिए डेक्कन ट्रैप का मतलब क्या होता है कि जो गाइगेंटिक जो स्टेयर केस लाइक जो फीचर होता है, हम उसे स्वीडिश भाषा में क्या कहते हैं? ट्रैप कहते हैं। आपने थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन में पढ़ा कि डेक्कन प्लेटू वेस्टर्न पार्ट में उसकी हाइट उसका थिकर ज्यादा है, लेकिन अगर ईस्टर्न पार्ट में देखें उसकी हाइट कम है, वो थिनर ज्यादा है। दैट मीन्स वेस्ट से ईस्ट की ओर हमें एक स्टेयर केस लाइक गाइगेंटिक स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए हम उसे स्वीडिश भाषा में क्या कहते हैं? ट्रैप कहते हैं। दिस इज ऑफ ए वोल्केनिक ओरिजिन, हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। एक्चुअली आपको पता है बेसाल्ट ग्रेनाइट दोनों इग्नियस रॉक है। फर्क क्या है? ग्रेनाइट पृथ्वी के सरफेस के नीचे बनता है ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, बट ऑन द अदर हैंड लावा पृथ्वी के सरफेस के ऊपर बनता है ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेन्यूडेड। डेन्यूड का मतलब क्या होता है? अनकवर करना। डेन्यूड का मतलब होता है कि किसी रॉक के टूटने फूटने के कारण धीरे धीरे करके वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। डेन्यूडेड ओवर टाइम and are responsible for the formation of black soil. The Aravalli Hills lie on the western and northwestern margin of the peninsular plateau. These are highly eroded hills and are found as broken hills. अगर आप अरावली की बात करें बच्चे, तो अरावली का एक्सटेंशन हमें जनरली गुजरात से दिखता है और वो गुजरात से शुरू करते हुए राजस्थान होते हुए वो दिल्ली तक भी दिखता है। आप लोग कभी दिल्ली में जाएं तो दिल्ली में कमला नेहरू रिज दिखता है। आप दिल्ली में कभी राष्ट्रपति भवन को देखें तो हम लोग कई बार वो रायसीना हिल्स पे दिखता है। तो रायसीना हिल्स बेसिकली इज एन एलोंगेटेड पार्ट ऑफ अरावली हिल्स। आप लोग कभी दिल्ली में साउथ दिल्ली में जाइए, जेएनयू कैंपस के एरिया में देख सकते हैं, गुड़गांव जाइए, हरियाणा जाइए, तो वहां पे भी हमें अरावली हिल्स का एक्सटेंडेड या एलोंगेटेड पार्ट हमें दिखता है। तो वो गुजरात से शुरू करते हुए साउथ वेस्ट से उसका एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में हरियाणा तक दिखता है और वो इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब डाइसेक्शन के कारण, वेदरिंग के कारण, इरोजन के कारण वो एक रेजिडुअल हिल का, वो एक अवशिष्ट हिल का एग्जाम्पल है। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। चलिए अनदर इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है, हम उसे क्या कहते हैं? इंडियन डेजर्ट, या जिसे कई बार थार डेजर्ट, या इसका सबसे पॉपुलर नेम जो इसके ईस्टर्न पार्ट में जनरली दिखता है ज़्यादा, हम इसे कई बार मरुस्थली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं?
मरुस्थली भी कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि डेजर्ट का मतलब क्या होता है। डेजर्ट का जनरली मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सूखा क्षेत्र, एक ऐसा ड्राई एरिया, एन एरिड लैंड विद यूजुअली स्पायर्स वेजिटेशन, जहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम होती है, वाटर की एक्यूट स्कैरसिटी होती है, कमी होती है। और डेजर्ट का मतलब याद रखिएगा, डेजर्ट का मतलब सिर्फ रेत, पत्थर, बर्फ नहीं है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन डेजर्ट का सीधा सा मतलब होता है एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जहाँ पे अमाउंट ऑफ इवापोरेशन इज मोर देन अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। एक ऐसा एरिया जहाँ पे इवापोरेशन का रेट प्रेसिपिटेशन के रेट से जनरली क्या होता है, ज़्यादा होता है, हम उसे ही डेजर्ट कहते हैं। और इंडियन डेजर्ट, जिसे थार डेजर्ट भी कहते हैं, वो पेनिसुलर प्लेटू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में हमें दिखता है। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। इट इज एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन का, अंडुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि भाग का ऊपर नीचे होना। जब आप सैंड ड्यून्स देखेंगे बच्चे, तो सैंड ड्यून्स के कारण क्या होता है कि कुछ भाग आपको कॉनकेव शेप में दिखेगा और आसपास का भाग आपको कन्वेक्स लाइक दिखेगा। तो अंडुलेटिंग का मतलब होता है यूनिफॉर्म लैंड का ना हो के उबड़ खाबड़ होना, कहीं पे अप का होना, फिर कहीं पे डाउन का होना, हम उसे ही। सैंड ड्यून्स का मतलब क्या होता है कि आपको पता है डेजर्ट वाले एरिया में मॉइस्चर कम होता है, वेजिटेशन कम होते हैं, तो हवा का हल्का सा भी तेज झोंका वहाँ पे सैंड को बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है, और उस कारण से जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं हम उसी को सैंड ड्यून्स कहते हैं। करेंगे अभी बरखान्स को, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स को करेंगे। दिस रीजन receives very low rainfall around 15 centimeter annually. It has arid climate. Arid climate का मतलब क्या होता है, बहुत ही dry climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water. एक ऐसा रिवर, एक ऐसा स्ट्रीम जो कुछ दूर चलता है फिर वो गायब हो जाता है, हम उसे ही इंटरमिटेंट, क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट कहते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस रीजन इज रिवर लूनी, जिसका ओरिजिन अरावली रेंज से होता है और वो रण ऑफ कच्छ में जाके गिर जाती है। तो आप इसे इस इमेज से समझने की कोशिश करिए बच्चे। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये सैंड ड्यून्स को बताया, यहाँ पे ये राजस्थान का पार्ट दिखा रहा, अरावली हिल्स है ना। और यहाँ पे आप एक लूनी रिवर को देख रहे हैं जो अरावली हिल्स है, जिसका जो सोर्स है, और फिर वो रण ऑफ कच्छ में आके वो, और जो लूनी रिवर है वो कुछ दूर बहती, देखिए कुछ आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो ऐसा करके बह रही है, लेकिन फिर वो जैसे सैंडी एरिया में आता है उसका कुछ कुछ भाग है ना वो डिसअपियर होना या वो अंडरग्राउंड होना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार को या इसी स्ट्रीम को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, इंटरमिटेंट कहते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसे, इंटरमिटेंट। आगे अगर देखें, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, सैंड ड्यून्स है। अब सैंड ड्यून्स में दो प्रकार के सैंड ड्यून्स की बात की जा रही है। एक है बरखान्स जो क्रिसेंट शेप्ड, जो बरखान जो होता है वो क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंड ड्यून इज लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। तो बरखान और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून में क्या डिफरेंस है पहले समझिए। बरखान का मतलब होता है क्रिसेंट शेप ड्यून्स दैट कम्स अंडर लिमिटेड सप्लाई ऑफ सैंड। जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ सैंड होती है उस प्रकार उस समय जो क्रिसेंट शेप, जो अर्धचंद्राकार आकार का जो ड्यून बनता है हम उसे बरखान्स कहते हैं, याद रखिएगा। बट ऑन द अदर हैंड लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स का मतलब क्या होता है, अ लार्ज एलोंगेटेड ड्यून लेइंग पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन। विंड के डायरेक्शन में पैरेलली कई छोटे छोटे रेत के जो टीले दिखते हैं हम उसे ही लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के अलोंग, जैसलमेर कभी जाइए, बाड़मेर जाइए, है ना, उन सभी एरिया में हमें बरखान्स की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स की बात करें, ये बहुत बड़े अमाउंट में हमें दिखने के लिए जनरली मिलता है। आप इस इमेज से देख सकते हैं बच्चे, देखिए इस इमेज में हमने बरखान को बताया। अब देखिए बरखान के शेप को देखिए, ये क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर में देखिए दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका स्लोप बहुत ज़्यादा दिखता है और धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ता है। सैंड ड्यून्स की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वो शिफ्टिंग नेचर का होता है, और शिफ्टिंग नेचर के कारण ये अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े विलेजेस, बड़े बड़े सेटलमेंट सबको ये खत्म कर सकता है अगर विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा अगर हो। अगर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स की बात करें, आप इसे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स की तरह देख सकते हैं। ये देखिए अगर मैं इसको जूम करूं तो आपको बहुत यहाँ पे रिपल्स के फॉर्म में आपको दिख रहे हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कब बनते हैं, जब विंड का डायरेक्शन पैरेलल होता है और विंड बहुत दूर से चली आ रही हो और इस कारण से वो
एक बहुत बड़े एरिया में इस प्रकार की रिफलिंग इफेक्ट बताते हुए या तरंगित नेचर का वो ड्यून्स को क्या करती है, क्रिएट करती चली जाती है। तो इस डिस्कशन के द्वारा हमने पेनिसुलर प्लेटू के वेरियस लैंडफॉर्म, वेरियस फीचर्स को हमने हिल्स, विंध्यन हिल्स, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेटू है ना, रिवर्स, इसके अलावा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, उसके हाईएस्ट पीक, वेस्टर्न घाट के डिफरेंट लोकल नेम्स डिफरेंट साउथ इंडियन स्टेट्स में हमने डिटेल में किया। आई होप इस डिस्कशन के द्वारा पेनिसुलर प्लेटू, उसकी फिजियोग्राफी, उसके जोग्राफिकल एक्सटेंशन, लोकल हिल्स है ना, प्लेटू, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, इन सभी के बारे में आपकी एक बेहतर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। फिर भी किसी प्रकार के डाउट आते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जगह दें, हम सभी डाउट्स के, सभी क्वेश्चंस के आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे।